क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी तरीके से ये सारा सिस्टम, जैसे क्लास का व्हाइट बोर्ड है उसमें ले जाऊं और वहां से डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे समझाया करूं और आपको ले लूं उस व्हाइट बोर्ड पे? इज इट पॉसिबल आप लोगों के लिए? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक तरीका और हम करें, अगर फर्ज कीजिए मैं आपको, जो हमने फर्ज कीजिए इसमें ब्लड चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको 15 पेज 10 पेज में आपको भेज दूं और आप उसको पढ़ लिया करें और आज जो सिर्फ डिस्कशन किया करें उसकी। जी सर, ये भी ठीक है। यस सर, ये ठीक है। तो बजाय इसके कि हम लोग क्लास लें और क्लास में जैसे आप लोग पसंद करें, हम ऐसा करते हैं कि कोशिश करता हूं कि मैं व्हाट्सएप कहना चाह रहा हूँ इसके को पीडीएफ बना के ना, कुछ छोटे सी 5 10 15 पेजेस की जो हमने पढ़ाना है वो मैं आपको भेज देता हूँ। जी सर, ये सही है। और आप पढ़ लिया करें, जैसे आज के टॉपिक में ज्यादा ज्यादा 1.5 2 पेजेस होंगे, वो थोड़ा सा एक दफा आप देख लें, कुछ ना चीज समझ लगे तो वो पूछ लेते हैं, या हम उसमें से मैं आपको कोई डिस्कशन में कोई क्वेश्चन करूं, आप आपस में उसका जवाब ढूंढें, कुछ इस तरह। यस सर, ठीक है। चलें, इसको मैं ना कोई करने की कोशिश करता हूँ। आप गूगल क्लासरूम में कभी गए हैं? जी सर। जी सर। अच्छा, मुझे नहीं आता ना वो, मैं फिर तैयारी कर लेता हूँ को कैसे है, तो फिर हम गूगल क्लासरूम यूज कर लिया करेंगे, कहते हैं कि वो बेहतर है इससे। जी सर सर, ट्राई कर फर्स्ट लेंगे। सेमेस्टर में एडमिशन की हुई थी। हम्म, चलें बेटे, आज पढ़ें, फिर स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। यस सर। जी सर। आज मैं, चलें जी, मैं फिर आपको विंडो दिखा रहा हूँ, तो उसमें अब पीपीटी में बेटे खोलने लगा हूं। अगर आप अपने भी पीपीटी खोल लिया करें ना सामने, तो आपको भी थोड़ा सा होता है। ले जी, आज के नजर आई आपको पीपीटी? यस सर। चले, आप मुझे ना, आप में से कोई पढ़ के बताएंगे पीपीटी? पढ़ेगा कोई मेरा बच्चा? हाँ जी, कोई पढ़ेगा ये पीपीटी? हेलो? जी इकरा, आप पढ़ोगे? इकरा? सर वो 1000 लोग खा रहे तो वो ओनली। अच्छा, चले, कोई और? शाहजेब, आप पढ़ना पसंद करेंगे? शाहजेब, शाहिद, यस सर। जरा पढ़ेंगे मेरा पुत्र? यस सर, श्योर सर। Learning outcomes. The students will be able to describe the hematopoiesis, describe the basic stages of erythropoiesis and its regulation, outline the different stages of hemoglobin synthesis, differentiate between various forms of anemia and polycythemia, explain the effects of anemia on the functions of circulatory system, explain the basic mechanism of blood doping. ठीक, शाबाश। तो बेटे ये हमने कोशिश करनी है कि ये हम चीजों को पढ़ सकें 1 2 लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस। जी, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हेमेटोपोइसिस? कोई, या कोई पता हो आपको इसके बारे में, हेमेटोपोइसिस के बारे में? जी बेटे, कोई? ईशा, आपको पता हो? ईशा, इमरान? सर मैं वर्ड पहली बार सुना है। चले अलीजा, आप बता दो। जी
जी एलिजा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ब्लड के कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन होना। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि ब्लड की फॉर्मेशन, जो डिफरेंट सेल्स है ना, हीम मीन ब्लड, पॉइसिस मीन सिंथेसिस, कि ये ब्लड के जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स, ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कब कब सिंथेसाइज होते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको सिंथेसाइज करने में काम करते हैं, यानी रेगुलेशन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर आपको ये नजर आ रही हो। जी, नजर आ रही बेटे हेमेटोपोइसिस की डायग्राम आपको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, Yes, हमने sir. ये हमने ये देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जहां से तमाम सेल्स ओरिजिनेट होने हैं, जैसे जिसको कहते हैं दादा परदादा जो सेल्स के हैं, दैट इज आर कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये वो स्टेम सेल्स हैं जो कि दे आर द बेसिक वन, और जहां से आगे डिफरेंशिएट होना होता है। एंड वेन एवर देर इज ए डिमांड ऑफ द सेल्स फॉर्मेशन, these are generally differentiated and growth may occur, and it can form two different type of the cell population, and that these cells are called as, one type of cells they are called as common myeloid progenitors committed cells, and second are called common lymphoid progenited committed cells. मीन्स दीज आर कमिटेड, मीन्स ये वो सेल्स हैं जो, अब पहले अगर देखें मल्टी पोटेंशियल या प्लूरिपोटेंट सेल्स का, ये हर किस्म के सेल्स बनाएगा, लेकिन ये जो माइलॉइड प्रोजिनेटर हैं या लिम्फॉइड प्रोजिनेटर्स हैं, दे आर कमिटेड सेल्स। कमिटेड मीन्स नो दे हैव बीन डिसाइडेड कि इनमें से कौन सी पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स बननी है। मिसाल के तौर पर माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स, दे continuously grow and differentiate, and ultimately they are formed into various type of cell population, for example erythrocytes, for example WBC, especially the granulocytes, and then granulocytes are further are separated into another basophil, neutrophil, eosinophils, and the monocytes, and they are also differentiate to form platelets in the form of megakaryocytes. So these are the cells which are responsible for performing various function in the body. And other type of the common, ये बेटे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है? आ रहा है सर। हेलो जी सर। अच्छा, चलें। Then these common lymphoid progenitor cells, they are further subdivided into two major part of the cells. One are called as large granular lymphocytes, and other is called as small lymphocytes. So in this way, that's various type of multipluripotent hematopoietic stem cells. They are the, you can say, the basic cells are the stem cells which are destined to form various subpopulation of the cells. जी बेटे, आपको समझ लगी? हेलो जी सर। अच्छा, यहां से फिर हम ना थोड़ा सा कुछ पोटेंशियल चीजें देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता कोई सेल्स डेफिशिएंसी हो जाए, या सेल्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, या वो सेल्स के जो हैं इमेच्योर सेल्स आना शुरू हो जाए, तो क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो आप उसको देना चाहेंगे? एक पेशेंट आया आपके पास, उसका पता चला कि जो उस पेशेंट में फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल कम हो गए हैं, न्यूट्रोपीनिया हो गया उसको,
तो क्या आपके ज़हन में कोई आइडिया है आप उसको कैसे इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं? सर स्टेम सेल्स के थ्रू ही ट्रीट करेंगे। जी शाबाश मेरा बेटा। हाँ जी, स्टेम सेल्स के साथ। क्यों भला स्टेम सेल के साथ? कौन से स्टेम सेल देंगे फिर? जी बेटे। हेलो हेलो। सर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। शाबाश। क्योंकि हमने, आप कहेंगे कि जी मैं, फर्ज कीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्यों नहीं दे सकते आप, तो इसका क्या जवाब देंगे? या आपके ज़हन में क्या हो सकता है? शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सर उसके आगे से तो फिर दो टाइप्स निकल आएंगे ना, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर, तो उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब फिर मैं आपको दूं, अगर आप कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटेड स्टेम सेल्स देंगे, वो तो फिर थ्रोम्बोसाइट भी बनाएंगे, एरिथ्रोसाइट भी, मास्ट सेल भी और माइलोब्लास्ट भी। फिर उसका क्या इलाज करेंगे? लेकिन सर स्टेम सेल तो वही है ना, हम हाँ मायोप्लास्ट। बिल्कुल। हाँ जी सही है, सही कह रहे हैं। लेकिन आपका इस सवाल का जवाब मैं आपको एक और सवाल कर दिया, तो फिर आप वो वाला हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्यों नहीं लेंगे, मल्टीपोटेंट वाला प्लूरिटेंट? शाबाश, इसका क्या जवाब होगा? आप आपस में डिस्कस कर लें, 2 मिनट बेटे, आपस में आप स्टूडेंट डिस्कस कर लें। सर कॉमन सर लिम्फोइड क्वेश्चन जो है रिपीट कर उनकी दो। बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन मेरा बेटे ये था कि मैंने क्वेश्चन किया कि फर्ज कीजिए एक पेशेंट आया, उसमें न्यूट्रोफिल कम है, तो मैंने कहा आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपने कहा जी उसको स्टेम सेल थेरेपी दे देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। कौन सा स्टेम सेल देंगे आप? आपने कहा जी मैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स दे दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि मल्टी प्लूरिटेंट या मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक सेल्स क्यों नहीं देंगे? आपने कहा जी वो तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर भी बना रहा है, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन किया, तो फिर हमें तो जरूरत न्यूट्रोफिल की है, तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर तो सारे सेल बना लेगा, लिथ्रो भी, मास्ट्स भी, माइलोब्लास्ट भी, मेगा कैरियोसाइट्स भी। इसका जवाब मैं पूछना चाह रहा था, आपका क्या ख्याल है? सर ये पहले डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम्म, सही। सर और बाकी, सर अगर इनकी ज्यादा हो जाएगी तो बाकी उसको इंगल्फ कर लेगा, लिम्फोसाइट्स वगैरह। तो हमारी तो बेटे एनर्जी तो बढ़ गई सेल बनाने में, सारा कुछ बना के फिर उसने उसको फेगोसाइटोसिस ही करनी है, तो फिर फायदा क्या हुआ? सर हम ऐसी कॉमन माइलॉइड ट्रीटमेंट देंगे कि जिसमें न्यूट्रोफिल बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी शायद। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और आपने एक स्टेप किया। हमने कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर स्टेम सेल ही वो लेंगे जिसमें के न्यूट्रोफिल बनाने की कैपेसिटी ज्यादा हो या एबिलिटी हो। हाँ, अब आप ऐसा ऐसा करीब आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। जी कोई और इसका जवाब देना चाहे? शाबाश। माशाल्लाह, इतने बच्चे हमारे आए हैं तो जवाब सारे चुप हो जाते हैं, फिर मैं ना खामोश हो जाता हूँ, ना मुझे मजा आता है पढ़ाने का। जी कोई नहीं। सर उन्होंने जवाब ही इतना अच्छा दे दिया। अच्छा, इधर से फिर हम एक नई चीज लेना चाह रहे हैं कि बिल्कुल सही है,
तो यहाँ पे एक वर्ड मैं लिखना चाह रहा हूं, रेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइलॉइड प्रोजिनेटर या लिम्फॉइड प्रोजिनेटर अगर सारों ने आगे मिलकर मुख्तलिफ चीजें बनानी है, तो फिर जरूर उस माइलॉइड प्रोजिनेटर पे या लिम्फॉइड प्रोजिनेटर्स पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होंगे। वो रिसेप्टर्स किसी खास स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करके वो शायद सिर्फ वही सेल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स। प्रोजिनेटर सेल्स के पास तो सारे रिसेप्टर होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा केमिकल निकलेगा जो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को करेगा। कोई ऐसा केमिकल भी हो सकता है जो सिर्फ उसी स्टेम सेल्स को सिर्फ ज्यादा इरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट कर दे। कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसको बेसोफिल्स में कन्वर्ट कर दे। सही? तो इट मींस ऑफ कोर्स दिस इज ए फ्लो। जी सर, नेटवर्क इशू की वजह से मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा बता देंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉमन माइलॉइड सेल ले लें या लिम्फॉइड सेल ले लें, चाहे ये आगे बहुत किस्म के बनाती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे। वो स्पेशल रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको पुश करते होंगे कि अब मैंने इसी तरीके का बनना है। जैसे अगर फर्ज कीजिए कि न्यूट्रोफिल कम हुए हैं, तो फिर कोई ऐसे फैक्टर निकले होंगे जो जिसके रिसेप्टर जो माइलॉइड प्रोजिनेटर पे होंगे और लिम्फॉइड प्रोजिनेटर पे नहीं होंगे। वो उसको स्टिमुलेट करेगा और वो जो आगे कमिटेड सेल्स बनाएगा वो वही वाले बनाएगा जो माइलोब्लास्ट बने, ना के मास्ट सेल बने, ना के एरिथ्रोसाइट्स बने, ना के मेगाकैरियोसाइट्स बने। और फिर वो माइलोब्लास्ट के आगे वो न्यूट्रोफिल्स को करेगा। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी हमारे पास होना चाहिए हेमेटोपोइसिस के लिए। अब कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। आपको ये डायग्राम नजर आई? इस डायग्राम को जरा देखें और आपस में डिस्कस करके मुझे बताएं कि हेमेटोपोइसिस की वेन्यू या कहां पे बनता होगा ये। बोल में रो। अब ये पहले डायग्राम आपको नजर आ रही बड़ी हो? जी बेटे डायग्राम। हाँ नहीं नहीं, ये जो फ्लो चार्ट नहीं है, ये मेरे पास आया, ये जो फिगर बनी है जिसमें ग्राफ बने हुए हैं 15-20 नो सर, वो एक, बात तो वो सर नहीं आ शो रही। नहीं हो रही वो। अब हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर। आप मुझे बताएं। यस सर, अब हो रही है। जी मेरा बेटा, आप इसको देखें और खुद मुझे बताएं कि हेमेटोपोइसिस कहाँ होती है। बोन मैरो। जी कौन बताएगा? इस फिगर को कौन डिस्क्राइब करेगा? कोई नहीं करेगा? सर सेलुलैरिटी बताई हुई है और साथ में एज बताई हुई है। फीटल मंथ्स में हाँ सबसे ज्यादा सेलुलर कंपोनेंट्स लीवर प्रोड्यूस करता है नहीं, फर्स्ट पहले मंथ। योग सैक देखे ना, पहले 3 मंथ ऑफ द फीटल लाइफ जो है ना, ये सारे का सारा ज्यादा जो ब्लड सेल बन रहे हैं वो योग सैक में बन रहे हैं। आप देखें ना, यस सर। फर्स्ट 3 वीक नॉर्मली जो होता है ना, फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बट प्राइमरीली जो है वो योग सैक में बनते हैं। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि लिवर भी टेकअप करना शुरू कर देता है इस फंक्शन को करने का, और नेक्स्ट 4 to 5 मंथ जो है वो लिवर एंड स्प्लीन
दे आर टेकिंग पार्ट, और लिवर जो है वो मैक्सिमम उसमें से सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है। आफ्टर 4 months ऑफ द फीटल एज देन द बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो जो है वो भी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। बट अगर आप देखें जस्ट बिफोर द बर्थ लिवर खत्म कर देता है, स्प्लीन खत्म हो जाती है, योग से खत्म हो जाता है। ओनली एंड ओनली द बोन मैरो आर द ऑर्गन्स which starts producing the blood cells। और आप देखें उसके साथ ही जो ही आफ्टर 4 to 5 years ऑफ एज जो लॉन्ग बोन है जैसे टिबी एंड फीमर है, they started to decline the production of the RBC, and at the age of 20 there is a no more femur or the tibia, they are taking part in the production of the blood cells। फिर कौन से ब्लड सेल्स ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स द लिम्फोइड्स, ऑल देन द बोन मैरो ऑफ द मेम्ब्रेनस बोन्स, देन दे कंटिन्यूअली प्रोड्यूसिंग द ब्लड सेल्स इन द बॉडी, और मोस्टली द pelvis, sternum, ribs, etc। सही। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा अगर बोन मैरो ब्लड सेल बनाना बंद कर दे, पोस्ट नेटल ब्लड सेल बनाना बंद कर दे, तो क्या होगा? सर सबसे ज्यादा तो वही बना रहा है, तो ल्यूकीमिया हो जाएगा। नहीं, ल्यूकीमिया तो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर ब्लड सेल कम हो जाएंगे, ठीक है, आरबीसी भी कम हो जाएंगे और डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। तो फिर हमने ये देखा है कि देन द लिवर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इन डिजीज कंडीशन अब द ब्लड सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि लिवर आमतौर पे बनाना बंद कर देता है, लेकिन डिजीज कंडीशन में लिवर जो है फिर भी बनाना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत। और अगर तो इसका मतलब मैं जनरल बात करूं तब देन द बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हेमेटोपोइसिस बोन मैरो में होती है। कौन सी, लॉन्ग बोन या मेम्ब्रेनस बोन्स? तो आप कहेंगे जी लॉन्ग बोन जो होती हैं वो बर्थ से पहले या सून आफ्टर द बर्थ ये उस वक्त तक करती रहती हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ ये खत्म हो जाती हैं। लेकिन मेम्ब्रेनस बोन फिर अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती हैं, और मेम्ब्रेनस बोन जो है रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा और पेल्विस जो है वो कंटिन्यू रखती होती हैं ये सारे के सारे फंक्शंस को करने के लिए। इसलिए अगर बोन मैरो की इंफेक्शन हो जाए, बोन मैरो डैमेज हो जाए, तो सबसे पहले आपका जो क्लिनिकल साइंस निकलता है उसका वो ये होता है कि ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। और अगर हमने ये देखें अगर बोन मैरो ही है तो हमने ये देखा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बोन मैरो सारे प्रोजेनेटर सेल्स मुख्तलिफ हैं। वो माइलॉइड प्रोजेनेटर कमिटेड सेल हैं और दूसरे जो हैं वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन से सेल फिर हमारी बॉडी में ज्यादा, हमने ये देखा कि 25% जो है ना वो जो सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स बनाते हैं, और 75% जो कमिटेड सेल्स हैं वो डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए रहती है। अच्छा, अब आ गया जी आप वाली बात, अभी जो हमने बात की थी कि रेगुलेशन कैसे होती है। अभी हमने बात की कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर न्यूट्रोफिल कम हो गए हैं तो फिर कौन से वो सेल्स जो हैं वो, आपने कहा जी वो जो सेल्स होंगे वो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स स्टिमुलेट होंगे। तो फिर हमारा ये काम ये पता चला कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो हमने कहा कुछ केमिकल्स, कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, हमने उनका नाम इकट्ठा रख दिया साइटोकाइंस। साइटो मीन सेल्स, ये प्रोटीन इन नेचर या पेप्टाइड इन नेचर हैं, और ये क्या करते हैं, एक सेल से केमिकल्स निकलते हैं और दूसरे सेल्स की डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड ट्रॉफिक इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम हमने साइटोकाइंस डाला हुआ। हमने ये देखा कि देयर आर 2 मेजर क्लासेस ऑफ द साइटोकाइंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द हेमेटोपोइसिस।
One is called as colony stimulating factor, which is called CSF, जो कि ज्यादातर एंडोथेलियल सेल्स बनाता है और WBC बनाता है. And second type of the cytokines group is called interleukins, जैसे कि interleukins 1 है, intermene between लिंकन करने वाला, यानी ल्यूको, यानी ये वो सेल्स हैं जो एक WBC बनाता है और दूसरे WBC पे जाके इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटरल्यूकन्स. फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकन IL-3. जी बेटे, आपको समझ लगी? बेटे समझ लगी? जी सर. अच्छा, ये एक अगर रेगुलेशन की आप समझ लगी तो फिर वही वाली बात, केमिकल्स ये एक है कि ये वो केमिकल्स हैं, ये वो साइटोकाइंस हैं जो कि खास सेल्स पे जाके इफेक्ट करती हैं और वो खास सेल्स फिर जाके आगे सेल्स की पॉपुलेशन बनाता है. मिसाल के तौर पर जो एरिथ्रोपोइटिन जो हैं वो क्या करते हैं, रीनल सेल से निकलते हैं प्राइमरीली, लेकिन लिवर भी इसको थोड़ा सा बनाता है और क्या काम करते हैं कि ये RBC की प्रोडक्शन करते हैं, यानी इनकी ग्रोथ और डिफरेंशिएट. थ्रोम्बोपोइटिन जैसे नाम से जाहिर है, ये हेपेटिक सेल्स प्राइमरीली इसको रिलीज करते हैं और जाके क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स बनाते हैं. और दूसरे जो है वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF जो है वो, या साइटोकाइंस भी इसको कहते हैं, ये निकलते हैं और ये, या इंटरल्यूकन, और ये क्या करते हैं, कहाँ से, एंडोथेलियल सेल से, और ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ सेल्स को जाके, हर एक के लिए अलग होता है. जैसे ग्रैनुलोसाइट्स के लिए CSF ग्रैनुलोसाइट्स होगा, जो नॉन ग्रैनुलोसाइट्स हैं उसके लिए CSF दूसरी किस्म का होगा, लेकिन ये ओवरऑल क्या करते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. आपको समझ लगी बेटे? जी सर. अच्छा, मैं आपको एक मूवी दिखाना चाह रहा हूँ, वो अगर आप थोड़े से देख लें, या पहले हम एक ब्लड सेल्स पढ़ लें फिर थोड़ा सा, और फिर मैं मूवी दिखाऊंगा आपको. पढ़ लें आगे. इनमें से हम ऐसा करते हैं ना कि एक फंक्शन हम चेक कर लेते हैं वो क्या है और फिर हम काम करते हैं. जी सर. या पहले मूवी देख लें? सर मूवी देख लेते हैं. चले पहले मूवी देख लेते हैं. ले जी, मैं आपको एक मूवी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. स्टॉप शेयरिंग. अब मैं गूगल मीट पे गया और ऐसे शो की मूवी, फिर मैंने प्रेजेंट नो और ये किया हेमेटोपोइसिस, ठीक, और We आवाज आनी continuously शुरू हुई बेटे? replace through a process called hematopoiesis, यस बताएं, सर. आवाज आई थी? चले फिर. सर. which starts in the red bone marrow. All formed elements of the blood derive from a common progenitor, the hematopoietic stem cells, HSCs. HSCs are multipotent, meaning they can differentiate to all types of blood cells. They also have the ability to multiply constantly to maintain their numbers in the bone marrow. Formation of blood cells from hematopoietic stem cells is a multi-step process involving several intermediate progenitors and is regulated by a network of signaling molecules known as cytokines. These cytokines control the proliferation, differentiation, and survival or death of the various progenitors. By doing so, they maintain steady state levels of blood cells in normal situations, and in response to certain stimuli, induce production of a particular cell type. For example, in response to blood loss, production of red blood cells is accelerated. Differentiation starts when progenitor cells develop surface receptors for a specific stimulating factor. Once this has happened, the cells lose their potency and become committed to a certain cell type. Production of red blood cells, RBC, or erythrocytes, is stimulated by erythropoietin, EPO. During the differentiation process, the cells reduce in size, increase in number, start making hemoglobin, and lose their nucleus. EPO is produced predominantly by the liver during fetal development and by the kidneys in adulthood.
Low levels of EPO are constantly secreted and are sufficient to compensate for normal red blood cell turnover. When RBC count drops, such as during blood loss, जी बेटे, आपको समझ लगी थोड़े से? Yes, sir. यस सर। चलें, अब मैं ना जरा आपको दोबारा हम उस पे चलते हैं, करते हैं, इसको खत्म करते हैं और मैं दोबारा उसको जाता हूं अपने पीपीटीज पे, और पीपीटीज पे जाके दोबारा मैं आपको, अच्छा जी, ये मुझे बताएं, लर्निंग आउटकम्स आपको नजर आ गए? जी Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, पहला फिर आपको भी इसका मतलब पता चल गया व्हाट इज हेमेटोपोइसिस एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड। यस सर। ठीक है, और आज हम पढ़ते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एंड रेड ब्लड सेल्स क्या है और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इसकी कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें बिस्मिल्लाह करें। एंड देन इज द इरिथ्रोसाइट्स। हाँ जी, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में आपको क्या पता है? चलें कुछ दो चार चीजें मुझे बताइएगा। सर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है। अडल्ट सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। शाबाश, ठीक है, और बोन कोई? मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। मेजर कंटेंट सोमेटिक हीमोग्लोबिन सेल, होता है। हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल। काम क्या करते हैं ये सेल? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और बफर भी काम करते हैं। अभी उस दिन नहीं बताया था कि ब्लड का एक काम बफरिंग पे भी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। यानी जी अब इसको मैं हेमेटोपोइसिस नहीं कहूंगा, अब मैं इसको कहूंगा एरिथ्रोपोइसिस। ठीक हो गया कि अब ये कहाँ बनते हैं, आपने पहले बता दिया है, ये बोन मैरो में बनते हैं। अगर फीटल लाइफ में होगा तो स्प्लीन, लिम्फ नोड और लॉन्ग बोन मैरो में होंगे। अगर पोस्टनेटल में होगा तो आप कहेंगे डिपेंड करेगा एज कौन सी है। अगर 20 साल से पहले पहले है तो फिर लॉन्ग बोन भी होंगी और मेम्ब्रेनस बोन भी होंगी। अगर 20 साल के बाद है तो आप कहेंगे जी मेम्ब्रेनस बोन आर ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड द लिम्फोइड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन नॉर्मली द बोन मैरो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी शक्ल है, ये आपको पता ही होगा सारा कुछ, ठीक है ना। ये इसकी 120 डेज इसकी हाफ लाइफ है, वही 4 महीने आपने कहा। उसके बाद ये इसको क्या किया जाता है कि ये इसको स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैक्रोफाजेस, और फिर इसमें से इसको कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि और कोई इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जब न्यूक्लियस नहीं होता तो राइबोसोम्स भी नहीं होंगे, तो फिर ये काम तो कैसे, जिंदा कैसे रहता होगा, फिर एनर्जी कैसे लेता होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है इसके अंदर। जी जी बेटे बताएंगे। जी फाइजा बताएगी, फाइजा मुझे बेटे, फाइजा आमिर। सर उसका हमें आइडिया नहीं है। हाँ सोचे, आप अपने कुलीग से पूछ लें। अच्छा चलें ऐसा करें, अपने कुलीग में डिस्कशन करें सारे आपस में। सर सर आपने पूछा क्या है, दफा रिपीट कर दें। देखिए मैंने पूछा, ना इसमें न्यूक्लियस है, ना इसमें डीएनए है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो फिर ये जिंदा कैसे रहता होगा, एनर्जी कहाँ से लेता होगा? सर उनसे जो चीजें ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपस में पहले डिस्कस कर लेना। सर एटीपी से। तो एटीपी कैसे बनते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? ग्लाइकोलाइसिस से वैसे तो बनते हैं। हाँ जी,
हीमोग्लोबिन से कोई रिलेशन होगा? हाँ यस हाँ, सर ही। सोचें सोचें सोचें। जी आमना, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आमना। सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती होगी। कौन सी साले, कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक। रेस्पिरेशन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग है आरबीसी के लिए। मैं अब थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दूं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। सर तो फिर एनारोबिक तरीके से। एनारोबिक, एनारोबिक। अभी आप में से बिल्कुल अभी किसी ने कहा था ग्लाइकोलिसिस से आता है। किसने कहा था आप में से? सर मैंने कहा था। हाँ आयशा, ये ग्लाइकोलिसिस, और आपको पता है ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसके पास कम से कम, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक किस्म का बैग है जिसमें ऑलरेडी एंजाइम बने होते हैं और चीजें पड़ी होती हैं। ये वो एंजाइम यूज करते चले जाते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाता है क्योंकि एंजाइम या और चीजें जो बनी होंगी, इसलिए इसकी एक हाफ लाइफ जो है 120 डेज है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल होती है, इसलिए जब ये ब्लड वेसल्स में से होकर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में से जाता है ना, तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से इसकी शेप जो होती है वो बाइकनकेव से चेंज होना शुरू हो जाती है। जो ही चेंज होती है, क्या करते हैं, स्प्लीन जो होती है विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, वो इसको मैक्रोफाजेस जो पड़े होते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं आरबीसी को। और वन मोर और लेस 120 डेज प्लस माइनस 20 डेज होते हैं, वो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, अगर आपने पिछले वाला देखें इसको, तो हमने ये कहा था कि एरिथ्रोसाइट्स की 120 डेज प्लस माइनस 20 डेज हैं ये इसकी हाफ लाइफ। ठीक है जी, आपको समझ लगी? इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक्टिव बोन मैरो में 25% सेल्स ही हैं जो आरबीसी बनाते हैं, 75% WBC बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी की जो हाफ लाइफ है वो 120 डेज है, जबकि WBC की हाफ लाइफ वेरी करती है, वो 1-4 दिन से लेकर कोई 5-10 दिन तक भी हो सकती है। इसलिए वो जो रिप्लेसमेंट है वो बड़ी जल्दी चाहिए होती, जबकि हमें आरबीसी की रिप्लेसमेंट 120 डेज की चाहिए। लेकिन फिर भी मोर एलेस 20 मिलियन सेल जो हैं वो हमारे रोजाना आरबीसी में टूट रहे होते हैं, फेगोसाइटाइज होते हैं, और 120 और तकरीबन इतने ही हमें रोजाना चाहिए होते हैं। ठीक है जी, अब हम एरिथ्रोपोइसिस पढ़ लें थोड़ा सा। यस सर। एरिथ्रो का मतलब है रेड, पोइसिस मीन फॉर्मेशन, तो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। और आपने अगर इसको देखे तो इसको कौन से बनाएंगे, प्लोरीपोटेंट प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स, फिर आगे वो कौन से कमिटेड में हो जाते हैं, वो माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखें ना दोबारा, अगर आप इसको देखें, ये देखें जी, कॉमन माइलॉइड स्टेम प्रोजेनेटर सेल्स, वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। अब एरिथ्रोसाइट्स बनाने की जो है, क्या उसका नाम है, सिंथेसिस या स्टेप्स, वो ये स्टेप्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बुक्स में पढ़े हुए हैं। सिंपल सी बात ये है कि आरबीसी जब बनते हैं तो उसके अंदर पूरा न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो आरबीसी जो है उसके अंदर से न्यूक्लियस छोटा होता होता, और अल्टीमेटली रेटिकुलोसाइट्स आर द लास्ट स्टेज विच आर कॉल्ड इमेच्योर आरबीसी, जिसमें सिर्फ रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस होता है। और जब ये मेच्योर होता है 2-4 दिन के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होता है बाय कनकेविटी, तो देन इट इज डिवाइड ऑफ एनी ऑफ द न्यूक्लियस। मुझे ये बताएं बेटे, इसकी जो डबल कनकेव शक्ल है, इसका कोई एडवांटेज है इस सेल को? जी कोई बताएगा?
हेलो, जी कोई बताएंगे बेटे आप में से? जी सर। हाँ जी, ये जो डबल सर कनकेव है प्लेट की तरह का, इसकी क्या एडवांटेज है आरबीसी को? सर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। शाबाश, सरफेस एरिया इंक्रीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये ऑक्सीजन को ले सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को दे सके। तो इसका फिर प्राइमरीली काम तो हो गया ना ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। तो फिर मुझे ये बताएं, ये काम कौन करता है सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर? हीमोग्लोबिन सर। शाबाश, हीमोग्लोबिन करता है। तो अगला जो हमने स्टेप पढ़ना है वो व्हाट इज द हीमोग्लोबिन और व्हाट इज द हाउ इट्स हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड। वेरी सिंपल। अगर आपको ये शक्ल नजर आ रही होगी तो आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली हीमो मीन एक पायरोल रिंग्स कंटेनिंग आयरन कंटेनिंग कंपाउंड और ग्लोबन मीन प्रोटीन्स। तो ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन, जो हीम और ग्लोबन से जाके बना हुआ। अब हम जरा एक दफा देख लें कि क्या होता है, कि ये बड़ा आसान से 4 स्टेप्स में आता होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। और ये कहाँ बनती होगी? जाहिर है बोन मैरो में बनती होगी, जहां पे आरबीसी बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है? 2 सेक्शनाइल कोएंजाइम है। ये अगर आपको याद हो तो टीसीएस साइकिल में ये बनते होते हैं। 2 मॉलिक्यूल सेक्शनाइल कोएंजाइम एक 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं पायरोल स्ट्रक्चर या पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल जो हैं वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन 11 और 9। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्रोटोपोरफायरिन है। ये आपको नजर आ रहा है बेटे येलो कलर में, गोल दायरे में? यस सर। और इसके अंदर एक आयरन ग्रुप लग जाता है। देन दिस आयरन ग्रुप व्हेन द प्रोटोपोरफायरिन कंबाइंड विद द आयरन देन इट इज कॉल्ड हीम ग्रुप। तो ये एक बेसिकली हीम ग्रुप है। और हीम, व्हाट इज हीम ग्रुप? हीम ग्रुप 2 चीजों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड प्लस आयरन, और आयरन Fe2 में होता है। और आयरन ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसी साइट है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलती है। फिर क्या करते हैं? 4 हीम ग्रुप, एक हीम ग्रुप 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है, राइट? 4। अब वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन से होते हैं? वो 4 अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, ये 4 है। अब किसी में कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ आ जाते हैं। जो हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, इसलिए हम उसको हीमोग्लोबिन ए कहते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन और तरह की होती है, उसमें शायद कोई चेन डिफरेंट आ जाती है। इसका मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ द चेन और द टाइप ऑफ द चेन विल डिटरमिन द विच टाइप ऑफ द हीमोग्लोबिन इज देयर एंड द टाइप ऑफ द हीमोग्लोबिन विल डिटरमिन हाउ मच इट इज एफिशिएंट टू कैरी द ऑक्सीजन। जैसे अगर फीटल हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, जबकि एडल्ट्स उसकी कम होती है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये देखें आपके पास ये 4 हीम ग्रुप, 1 हीम ग्रुप, 2 हीम ग्रुप, 3 हीम ग्रुप एंड 4 हीम ग्रुप। 4 हीम ग्रुप बने हैं और हर एक के साथ एक ये चेन है, एक ये चेन है, एक ये चेन है। 4 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें बनी होती है। वो अल्फा भी हो सकती है, वो बीटा भी, वो गामा भी और डेल्टा भी। तो इसका मतलब जबकि हमारे एडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, तो इसको कहते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक बेटे? यस सर। अच्छा, अब ये सारा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का मिलके उसके आरबीसी के एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो जाए या अमाइनो एसिड चेंज हो जाए या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज होगी। जब टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो जाती है तो फिर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फिर हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया उसका।
ठीक है, मिसाल के तौर पर सिकल सेल अनीमिया एक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक इनकी चेन है जो बीटा चेन है, उस पे कार्बन नंबर मतलब साइट नंबर 6 पे जो है वो वैलिन जो अमाइनो एसिड है वो नहीं लगता बल्कि ग्लूटामिक एसिड लग जाता है। अब देखें कोई फर्क नहीं है, सारा कुछ सेम है। हेरिडिटरी प्रॉब्लम आ गई, म्यूटेशन आ गई जिसमें वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड लग गया बीटा चेन। इसकी वजह से उसकी चेन की जो बीटा चेन है, दोनों बीटा चेन या एक बीटा चेन जो है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एनीमिया हो गया। ठीक है जी, जी सर। चलें बाकी हम फिर कल पढ़ेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर पीछे चला जाऊं तो मैं लर्निंग आउटकम्स जरा देख लूं, तो आप मुझे बताएंगे लर्निंग आउटकम्स। मैंने हेमेटोपोइसिस पढ़ लिया ना हमने, एंड इट्स रेगुलर, डिस्क्राइब द हेमेटोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक हो गया। फिर मैंने एरिथ्रोपोइसिस की बेसिक स्ट्रक्चर और इसकी एरिथ्रो रेगुलेशन, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया व्हाट इज द हीमोग्लोबिन एंड हाउ इज द डिफरेंट स्टाइल हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड। ठीक बेटे? जी सर पढ़ लिया। जी सर। यस सर। चलें बाकी कल क्लास है, क्लास है कल बेटे? सर देख के बताते हैं। चले फिर देख लेंगे, नहीं तो फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है, जिस दिन क्लास है। जी बेटे। सर थर्ड स्लाइड जो है वो वाली एक दफा दिखा दें। थर्ड स्लाइड। किसको? थर्ड स्लाइड में कल नहीं है। ये वाली? नो सर थर्ड। ये वाली? सर स्टार्ट से थर्ड। ये देखे ना, यहां से स्टार्ट किया ना मैंने, ये ऐसे। यस सर इससे आगे। ये वाली? ये वाली यस सर। ये वही है जो मैंने ये दिखाई है। ओके सर थैंक यू। ठीक है ना, तो ये वही है, मैंने इसलिए ज्यादा नहीं उस पर काम किया। सर ये स्लाइड सर आप सेंड कर दिया करें स्लाइड्स ना, कल वाली भी कल मैंने स्लाइडें भेजी थी आपको। सर कहाँ, व्हाट्सएप की थी आपने या इवनिंग को सेंड की थी आपने? नहीं, मॉर्निंग में भी किसी स्टूडेंट ने मुझसे मांगी थी ईमेल पे, मैंने भेज दी थी। सर आप में से कोई अपना सीआर मुझे बता दे अभी। किसमें? यस सर मेरा लिख हुई है। एक सेकंड, आप मुझे कोई ईमेल भेजे, अपना लिख के भेजें कोई ईमेल, मैं अभी भेज देता हूँ। इधर अभी भेजें मुझे ईमेल। इसमें नहीं है, मैसेजेस में कोई अपना ईमेल भेज दे, मैं अभी भेज दे। हाँ ये आ गया मेरे पास 64 का, मैं अभी भेज रहा हूँ जी। ठीक है बेटे? ओके सर, अभी भेज। चलें, ओके बेटे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।